मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 टू 1947। इस कोर्स को हम कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से लेकर 1947 कवर कर रहे हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास और कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, यानी प्री कांग्रेस एसोसिएशंस। इनको हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, मॉडर्न नेशनलिज्म कैसे भारत में पनपा। इस वीडियो की नोट्स पीपीटी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और वीडियो में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसकी एक्सरसाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट विजिट करिए और प्रैक्टिस करिए। वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj.com, और ये वेबसाइट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा एक बार। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास और कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के कारक क्या थे? भारत और उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। पहली बात, कॉन्ट्रडिक्शन था भारत के हितों में और जो कॉलोनियल पावर थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके हितों में एक कॉन्ट्रडिक्शन था, एक विरोधाभास था। जो भारत का हित था और जो ब्रिटिशर्स का हित था, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, और यही एक कारण बना भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास का। देखते हैं कैसे। जो भारतवासी थे उन्होंने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। ये समझा गया कुछ दिनों के बाद, जब अंग्रेजी शासन भारत में हो गया था। कुछ दिनों बाद जब भारत में गरीबी आई, जब भारत के लोगों का उनका रोजगार छिन गया, तो धीरे धीरे जब उन्होंने इसका रूट, इसकी जड़ जानना चाहा, तो उन्हें समझ में आया कि ये जो उपनिवेशी शासन है, जो ब्रिटिशर्स का राज है, यही उनके आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। देश के जो विभिन्न वर्ग थे, कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग, सभी के हित जो थे वो अंग्रेजी शासन की वजह से उन पर चोट पहुंची थी। और देशवासियों की इसी सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, क्योंकि एक तरीके से सब यही सोच रहे थे कि जो भारत है उसका जो आर्थिक पिछड़ापन है, हमारा आर्थिक पिछड़ापन है, वो अंग्रेजों की वजह से है। तो एक तरीके से अंग्रेजों के शोषण ने एक कॉमन यूनिफाइंग फोर्स का काम किया, भारत में एक एकता लाने का काम किया। दूसरा है देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, कि वो अच्छे से यहाँ पर अपना कामकाज कर सकें, एक राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण किया। लेकिन यही एक कारण था जो अंग्रेजों के ऑपोजिट काम कर गया। उसने भारत में एक तरीके से मॉडर्न नेशनलिज्म, इसको जन्म दे दिया। जो रेलवे थे, डाक व्यवस्था थे, इसने देश को एक करने का काम किया, एकीकृत करने का काम किया। अब एकीकरण से क्या हुआ कि भारत के जो विभिन्न लोग थे उनके आर्थिक हित आपस में जुड़ गया। जैसे किसी एक भाग में अकाल पड़ने पर उसका प्रभाव दूसरे स्थानों पर भी पड़ने लगा, क्योंकि दूसरे जो भाग थे उसमें खाद्यान्नों के मूल्य और आपूर्ति, उस पर अकाल का प्रभाव पड़ता था। तो एक तरीके से जो डिस्टेंसेस थे वो कम होने लगे, जो दो प्लेसेस थे, दो जगह थी, वो आपस में कनेक्ट होने लगी, एक दूसरे पर डिपेंड होने लगी। तो ये जो डिपेंडेंसी थी, ये जो एक तरीके से एक भाग का दूसरे भाग पर डिपेंड होना, जुड़ाव होना, यही मॉडर्न नेशनलिज्म को आधुनिक राष्ट्रवाद का कारण बना। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने बहुत सारी रोड बनाई थी, रेलवे बनाए थे, तो यातायात और संचार के जो साधन थे उसके विकास से भी देश के जो विभिन्न वर्ग थे, मुख्यतः जो नेता थे, वो आपस में राजनीतिक संपर्क में आ गए। जैसे जो बंगाल था, पंजाब था, महाराष्ट्र था, ये सारी जगह जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, जहाँ पर राजनीतिक नेता आ रहे थे, जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे, वो सब कनेक्ट हो गए। उनकी जो विचारधाराएं थी सब आपस में जुड़ने लगी। जैसे आपने सुना होगा लाल बाल पाल, तो लाल लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र,
और बिपिन चंद्र पाल बंगाल। तो तीन भारत के अलग अलग क्षेत्र के लोग एक तिकड़ी के नाम पर जाने जाते हैं। तो वो तीनों आपस में कनेक्ट हो गए थे और इसमें अंग्रेजों का भी योगदान था, क्योंकि उन्होंने जो संचार के माध्यम बनाए थे, जो यातायात के माध्यम बनाए थे, उसकी वजह से लोग और आइडियाज दोनों का ही फ्लो होने लगा और इससे आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा, जैसे इससे न शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी जो विचारधारा था उसके द्वार खुल गए और उनमें स्वतंत्र राष्ट्रीयता और सुशासन की भावनाएं जागी। जब भारत के जो न शिक्षित वर्ग थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया, तो उन्होंने लिबरल एजुकेशन, बहुत सारे आइडियाज़ उन्हें समझ में आए और उसी के कारण उनको ये भी आइडिया समझ में आने लगा कि मॉडर्न नेशनलिज्म क्या है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, स्वशासन का मतलब क्या है, और उसकी भावनाएं उनमें जागने लगी। अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों और स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया, क्योंकि बहुत सारे जगह की अलग अलग भाषाएं थी, तो एक कोई कॉमन भाषा जो थी वो अंग्रेजी के तौर पर उभर कर आई और इससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका। जब जितने भी नेता थे, अगर आप देखेंगे, वो आपस में लेटर्स लिखते तो वो इंग्लिश में काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि वो लिखते थे, अगर आप देखेंगे तो ये एक कॉमन भाषा के तौर पर उभर के आई। प्रेस और साहित्य की भूमिका क्या थी? उपनिवेशी नीतियों की आलोचना और आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रेस ने काफ़ी आलोचना की, जो उपनिवेशी पॉलिसीज़ थी, कॉलोनियल ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, उसकी काफ़ी आलोचना की। और प्रेस एक तरीके से जनता को शिक्षित करने का माध्यम भी बना। जो साहित्य था उस ज़माने में, कविताएं, निबंध, उपन्यास, इसने भी लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत की। बहुत सारी पोएम्स स्टार्ट होती थी और कोई राष्ट्र गीत लिख रहा है, कोई इस तरीके की देशभक्ति वाले गीत कहीं लिखे जा रहे हैं, तो इन सब ने भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन किया गया। कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान, गणित इत्यादि के क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों एवं मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को पुनः प्रकाशित किया, जिससे लोगों में राष्ट्रप्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो भारत के जो एंशियंट टाइम में जो भारत ने गणित, विज्ञान, दर्शन, इन सभी क्षेत्रों में जो भी भारत में प्रगति की थी, उसका वापस से पुनः अध्ययन किया गया और इससे भारत में एक तरीके से कॉन्फिडेंस आया, लोगों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव हुआ, जो हमने इससे पहले ही पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस लेसन को पढ़िए, इसमें बहुत डिटेल में बताया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कम से कम 20 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं उन सबको पढ़ाया, उसी से आएगा वीडियो, उसी से भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इन आंदोलन, जो ये आंदोलन थे, इसने भी विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम करने का काम किया। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, तो मिडिल क्लास जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनका उत्थान हुआ। तो और इसी वर्ग ने आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलनों के सभी चरणों में नेतृत्व, जो लीडरशिप थी वो किसने प्रदान की? जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने भी अब लीडर्स देखेंगे वो मिडिल क्लास से आए थे। बहुत सारे जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के जो मेजर लीडर्स थे वो सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। अंग्रेजी शासकों की शोषणकारी और प्रतिक्रियावादी नीतियों और प्रजातीय अहंकार जो था, इसके कारण भी आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा रंग भेद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो प्रजातीय अहंकार और रंग भेद का सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता। अंग्रेजों और भारतीयों के लिए अलग न्याय था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में और शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1878 में, इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ और लॉर्ड रिपन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इल्बर्ट बिल को, और उन्होंने इस बिल द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहिए। इससे पहले यूरोपियन अधिकारियों का कोई मुकदमा था तो उसको सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज ही उस पर जस्टिस कर सकता है था। तो इल्बर्ट बिल ने इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाहा। लॉर्ड रिपन ने बिल इंट्रोड्यूस किया कि अब भारतीय मजिस्ट्रेट भी उस पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजों ने काफ़ी संगठित होकर इसका बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से विरोध किया और इससे भारत के लोग जो लोग थे
उन्हें समझ में आ गया कि अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव थे। अंग्रेजों के बारे में ये बोला जाता था कि ये जस्टिस पसंद करते हैं, लेकिन जब इस तरीके का उन्होंने विरोध किया तो उनकी जो एक ये फेस था वो सामने आ गया कि जो उनका जस्टिस है वो सिर्फ उनके लिए है, उनके हित में है। और जब इस तरीके की भावनाएं भारत में आई तो अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरीके से नफरत पैदा हो गई। और जब एक किसी संगठन के विरुद्ध नफरत पैदा हुई तो ये एक तरीके से आंदोलन करने की उनके अंदर प्रेरणा आई उसके विरुद्ध, और इससे वो संगठित हुए। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। तो कांग्रेस का गठन, ये बताइए आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएंगे, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने जा रहे तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन अगर जीके भी आपने पढ़ी होगी कहीं पे तो आपको ये पता होगा कि कांग्रेस का गठन कब हुआ। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए ईयर, कौन से साल कौन से वर्ष में हुआ। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा सिर्फ और सिर्फ ईयर। अब कांग्रेस के गठन से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी, इन संस्थाओं ने विभिन्न याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष बहुत सारी मांगे रखी, जैसे प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, प्रशासन में भारतीयों की पार्टिसिपेशन भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, एजुकेशन का प्रसार होना चाहिए। तो तीन महत्वपूर्ण जगह जहाँ पर ये राजनीतिक संस्थाएं उभरी उनके बारे में बात करेंगे। जैसे बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, तो पहली है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 1936 में राजा राममोहन रॉय के सहयोगियों के द्वारा गठित। ये 1936 नहीं होगा, ये 1836 होगा, ये गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1836। ओके। जमींदारी एसोसिएशन, इसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। यह जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी 1838 में। तो जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, और ये जमींदारों के हितों के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 में इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो अभी दो हमने पढ़े ना, उनको आपस में मर्ज कर दिया गया, आपस में विलय हो गया, तथा एक नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका गठन हुआ। और इसने ब्रिटिश की संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की कि उसके कुछ सुझावों को कंपनी के नए चार्टर में सम्मिलित किया जाए। और 1853 का जो एक अधिनियम आया, आप पढ़ेंगे आगे, अगर अब नहीं पढ़ा तो हम लोग इसे वीडियो बनाएंगे आगे। तो 1853 के अधिनियम में इन सुझावों को आंशिक सफलता, कुछ पार्शियल तौर पर इनके सुझावों को उस 53 का जो एक्ट था उसमें लिया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ हुआ? 1866 में हुआ। कहाँ पे, किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना, ब्रिटेन को ये बताना कि भारत के लोगों की समस्याएं क्या हैं एक्चुअली, और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। इंडियन लीग, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने लिया। इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1876 में हुई। सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन दास इसके प्रमुख नेता थे। 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया। तो अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा थी वो घटा रहे थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि इस तरीके से वो इंडियन जो लोग थे उनको सिविल सेवा में जाने से वो रोक सकते थे ब्रिटिशर्स। और इसका विरोध इस एसोसिएशन ने काफ़ी जमकर किया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा कराने और उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग की। तो पहले
जो सिविल सर्विसेज थी वो सिर्फ इंग्लैंड में होती थी, भारत में नहीं होती थी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो भारत के लोग थे वो तो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट हो गए, उनके उनके चांस ही खत्म हो गया, क्योंकि कौन इंग्लैंड जाएगा वहाँ पे देने। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ एलीट लोग थे वही जा पाते थे। तो इसका विरोध किया एसोसिएशन ने, उसने कहा कि भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ परीक्षा होनी चाहिए, और जो उच्च प्रशासनिक पद है उसमें उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, भारतीय लोग उसमें होने चाहिए। इसने दमनकारी आर्म्स एक्ट और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया, और एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1853 में कलकत्ता का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया। बाद में इसका विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ये 1833 नहीं होगा, ये 1883 होगा। ओके। अब बंबई में राजनीतिक संस्थाएं। बंबई में राजनीतिक संस्थाएं कौन सी हैं? बॉम्बे एसोसिएशन, 1852 में इनका गठन हुआ। इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना था तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को ज्ञापन देना था। वो ब्रिटिशर्स की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, भेदभावपूर्ण पॉलिसी थी, उसके विरुद्ध सरकार को सुझाव देना इनका काम था। पूना सार्वजनिक सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1867 में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में गठन, इसका श्रेय सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग को है। अब मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं कौन सी हैं? मद्रास महाजन सभा बहुत इंपॉर्टेंट, 1884 में एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया। तो ये अब तक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्री कांग्रेस एसोसिएशन थे उनके बारे में बात किया। अब इन्होंने क्या क्या अभियान किया कांग्रेस से पूर्ववर्ती, कौन कौन से मेन अभियान हुए? तो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अखिल भारतीय कांग्रेस से पूर्व इन राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक अभियान किए। कौन कौन से? 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में, तो कॉटन है उस पर आयात शुल्क ब्रिटिशर्स ने आरोपित किया था, तो उसके विरोध में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु 1878-79, लॉर्ड लिटन की अफगान नीति के विरोध में, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1878 के विरोध में, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 के विरोध में, स्वयंसेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन में, इल्बर्ट विल के समर्थन में, भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में। इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब जो लोग भी सीरियस है वो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन बटन पे आप 29 रुपीज़ पर मंथ, जो कि बहुत मिनिमल है, आप कर सकते हैं, या यूपीआई भी कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट, SCPN@UPI, SCPN@कोटक। लेकिन मैंने इतनी बार कहा है, लेकिन अभी तक सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज़रूर करिए आप। और पेड कोर्सेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीरियस हैं तो इन पेड कोर्सेज को मिस नहीं कर सकते हैं। 6000+ क्वेश्चंस हम इसमें करा रहे हैं। इसमें अगर आपने 6000+ क्वेश्चंस कर लिए तो बताइए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे बच पाएगा? आप इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स में आ जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, अगर आपने ये 6000 क्वेश्चंस कर लिए तो एक बार ज़रूर, क्योंकि ये पेड कोर्स ज्वाइन बटन पे पर मंथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मिनिमल फीस है, एकदम बहुत ही मिनिमल फीस रखी है। तो एक मंथ ज्वाइन करके तो देखो, इतना रिस्क आदमी ले सकता है, इतना रिस्क आप ज़रूर ले सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इतना भी रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीरियस नहीं है। तो एक मंथ ज्वाइन करके देखो, और मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद अपने आप ज्वाइन करोगे आप। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।